सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत जागृति से एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हमने लिया है, उसके बारे में बात करने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए हमारे इनविटेशन पे इतने सारे लोग, हमारे मीडिया के भाई बहन आए हैं। अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विमेन रिजर्वेशन बिल हमारे देश में इसका चर्चा तो काफ़ी दिनों से हो रहा है, लेकिन आफ्टर 1996 once it was tabled in राज्यसभा, it could never pass in लोकसभा। तब से लेके आज तक 27 years के बाद भी हम अभी सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं। पहले तो 1996 में एक बार राज्यसभा में पास हुआ, फिर वो लैप्स हो गया। 1998, 1999, 2008 रिपीटेडली विमेंस रिजर्वेशन बिल को लाने का कोशिश हुआ है, लगातार अलग अलग सरकारों ने किया है। उन सब सरकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली मैडम सोनिया गांधी who was very instrumental in bringing the बिल राज्यसभा कांग्रेस का सरकार आया 2010 में, मैडम सोनिया गांधी के एफर्ट से ये पास हुआ है बिल राज्यसभा में। बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ महिला की भागीदारी कैसे बढ़ाना है राजनीतिक व्यवस्था में, उसके बारे में सोचिए। क्योंकि हम ग्लोबल इंडिकेटर्स में अगर आप देखेंगे
18 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आएंगे और जिन महिलाओं ने इस बिल को पारित करने के लिए, इस बिल को लाने के लिए हमसे बोले कि आपको 9 मार्च को आना है, तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे, तो 11 को बोले। लेकिन इस बीच में जो ईडी का और हमारा कम्युनिकेशन हुआ था, इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है, तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें, और पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए। और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए, अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया मित्रों से ये पूछना चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गांव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम ज़रूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए, व्हेन पुलिस और एनी डायरेक्टरेट और एनी एजेंसी wants to interrogate women, there should be a facility to be done by a video conference. इसके लिए हम आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह भी जाएंगे। It is not about me, it is for every common woman in this country. I want to take up this issue and we will further take up the issue. Now, when it comes to the original ED summon, we will completely side with them, support with them, because we understand the obligations of the government and the agencies. We will 100% support them. Today the question is, when we look at Telangana data, from last August, in fact from last June, Government of India has constantly been sending its agencies to Telangana. Now question is why? Because Telangana assembly polls are there in this November-December. So the modus operandi of BJP has been कि जहाँ भी इलेक्शन है वहाँ मोदी से पहले ईडी पहुँच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे, एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है, सीबीआई के रेड एक 100 होता है तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है, और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के, उनको डरा के, धमका के, अलग अलग तरीके का काम वहाँ पे चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए, आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए, उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज़ करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है, 9 राज्यों में चला है, और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। हम एक आंदोलन करके, स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं। आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे, और हम बराबर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे। देखिए, मोदी जी ने 2022 तक बहुत वादे किए थे। उन्होंने जवान को फेल कर दिया, इस किसान को फेल कर दिया, युवाओं को फेल कर दिया। हर एक सेक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ फेल्यूर हो और कुछ भी नहीं है।
देखिए आज ईडी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है, सेबी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन मिलता है, एसबीआई के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन मिलता है रिटायर होने के बाद, एलआईसी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन मिलता है। क्यों मिल रहा है इनको? क्योंकि जहाँ ये बोलेंगे वहाँ वो जनता की पैसा निवेश करेंगे और बाकी ये जो एजेंसीज है वो जहाँ बोलेंगे वहाँ जाके काम करेंगे। तो मैं सिंपल सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछती हूँ, अग्निवीर में आप जो लोगों को, युवाओं को ले रहे हैं, उनको एक्सटेंशन दीजिए पहले। क्यों नहीं मिलेगा उनको एक्सटेंशन? क्यों ले रहे हो आप उनको 4 साल को? 4 साल के लिए उनको क्यों ले रहे हो? 4 साल के लिए आप उनको लोगे, ट्रेनिंग दोगे, बाद में रास्ते पे छोड़ दोगे क्या? या जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं आपके ऑफिस में चौकीदार के नौकरी पे रखोगे? आर्मी कितना सेंटिमेंटली जुड़ता है देश के साथ, जनता के साथ, पूरा परिवार छोड़ के, जान पे खेल के आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे आते हैं। तो मैं आज यहाँ से डिमांड करती हूँ मोदी जी से, आप 4 साल के लिए अग्निवीरों को ले रहे हो, उनका एक्सटेंशन दीजिए, परमानेंट कीजिए, क्योंकि आज भी आर्मी में 3.5 लाख वैकेंसीज है। तो मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, आपके फेल्यूर्स को छुपाने के लिए आप जिन जिन राज्यों में इलेक्शन चल रहा है उन राज्यों में आप जाके सारे केसेस डाल रहे हो और हम ज़रूर इनको फेस करेंगे। देखिए फ्रेंडली उनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उन पे कोई रेड नहीं होता है, फ्रेंडली उनके जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं उन पे कोई रेड नहीं होता है, उन सबके लिए तो 7 खून माफ़ हो जाते हैं। अब अदानी जी ले लीजिए, बाकी बहुत लोग हैं, उन पे तो कुछ नहीं होता है। और आज तो इतना चर्चा है पूरे देश भर में कि देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है, और ये 2 इंजन कौन है देश में? एक इंजन प्रधानी है, दूसरा इंजन अदानी है। तो ये हालत आज देश में है। तो ये बच्चा जान चुका है, जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को क्लीन बताते थे, साफ बताते थे, वो है नहीं। और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी यहाँ आके बोल के गया है कि अदानी जी के लिए आप, मोदी जी खुद जाके बोले हैं कि इनको प्रोजेक्ट देना है। तो इस तरीके के सब बात सामने आ रहे हैं। तो ये छुपाने के लिए आप विपक्षों पे ईडी का वार कर रहे हो, वो ठीक है, हम विपक्ष है, जेल लेंगे, हम पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जनता पे जो महंगाई का आप वार कर रहे हो ना, वो ज़रूर आपको आगे इलेक्शन में रिजल्ट दिखाएगा। मोदी जी आप काम उस पर करिए। मेरा विनंती ये है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज़ वर्क ऑन रिड्यूसिंग द प्राइसेस, प्लीज़ वर्क ऑन गिविंग मोर सब्सिडीज, प्लीज़ वर्क ऑन गिविंग मोर जॉब्स। व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ टॉर्चरिंग पीपल लाइक अस? आप करिए, हम बात करेंगे, हम ज़रूर फेस करेंगे ईडी को। लेकिन आपके बीएल संतोष जी से भी बोलिए ज़रा हमारे तेलंगाना में आके सीट के सामने पेश हो जाए, आंसर करें, क्वेश्चन आंसर करें। किस बात की डर है आप? हमने गलती नहीं किया, हम तो आ रहे हैं ईडी में, हम कल भी जाएंगे, आपको जो करना है करिए, जो लीगल कोर्स है, लीगल एक्शन है, हम पूरा आपसे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बीएल संतोष जी क्यों केस पे केस करके, दावे पे दावे करके, स्टे के ऊपर स्टे क्यों लेके आ रहे हैं? इस बात को ज़रा जनता गौर करके सोचे। मेरी जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, जिस देश में गांधी जी पैदा हुए हैं उस देश में आज झूठ का राज चल रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हमें बोला जा रहा है। जीडीपी के बारे में झूठ बोलते हैं, डेवलपमेंट के बारे में झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट के हाउस में खड़ा होकर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। क्या ये पॉलिटिक्स है? ऐसा पॉलिटिक्स चाहिए? पावर चाहिए तो जनता के पास जाओ भाई, जीतो उनका दिल। ये किस तरीके का पॉलिटिक्स है? हमें सहनशीलता का भी हद होती है। मैं भारत की जनता से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि 1 नेशन 1 फ्रेंड का सरकार को आप मौका मत दीजिए। जो विपक्ष है उनके बात रखना चाहते हैं, ज़रा उनको मौका दीजिए। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, दुर्योधन जा रहे होते हैं युद्ध में, तो अपने माता जी गांधारी के पास आते हैं और पूछते हैं, माता जी मैं तो संग्राम में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो माता जी गांधारी बहुत एक अच्छी लेडी है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली लेडी है, तो दुर्योधन को जानती है दुर्योधन के तरफ गलत है, तो वो आशीर्वाद कैसे दे दे विजय होने की? तो वो एक आशीर्वाद ऐसा देती है, गांधारी माता बोलती है, ये तो धर्मः ततो जयः, यानी धर्म जिस तरफ है उसका जय हो। आज मैं भी वही बोलती हूँ, धर्म जिस तरफ है उसका ही विजय हो। देखिए जेल में रखने से कृष्ण भगवान का पैदा होने से किसी ने रोक नहीं पाया। अज्ञातवास में रह के अर्जुन का तो शूरता कभी कम नहीं हुआ। वनवास में जाने के बाद भगवान श्री राम और भी स्ट्रांग हो गए, लोक कल्याण के लिए ही काम कर रहे थे। तो जब जब इस दुनिया में किसी को लगता है कि हम भगवान से पावरफुल है, हम इंसान नहीं हैं, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सारे एजेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तब एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके कुछ रहता है, प्राकृतिक न्याय।
ज़रूर वो आगे आएगा। कल को बीजेपी के सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है इस देश के साथ, पक्का वो न्याय आगे आएगा। तो मैं आज भी वही बोलती हूँ, हम ईडी में जाएंगे, वो आप जहाँ जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे साथ सत्य है, न्याय है। तो ये तो धर्मः ततो जयः, हमारे साथ भगवान है। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना, जय भारत। देखिए, पूरे देश से 29 स्टेट्स में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने उन सबको वुमेन रिजर्वेशन पे भी फाइट किए, उन सबको बुलाया है। लकीली उन सब ने एक्सेप्ट भी किया है। तो एटलीस्ट 500 to 600 people will sit on the hunger strike, but the attendance will be much more. More than 6,000 people have confirmed that they will join us. More than 18 parties have confirmed that they will join in the protest. मैम, सोनिया जी बहुत बड़े लीडर है। मैं तो छोटी MLC हूँ, फर्स्ट टाइम MP, सेकेंड टाइम MLC। भारत जागृति जो हमारा NGO है, उसके तरफ से जो हम एजिटेशन ये कर रहे हैं महिला आरक्षण के लिए, हमने सारे पार्टीज से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे सर से, KC वेणुगोपाल सर से हमने रिक्वेस्ट किया है। तो कांग्रेस से वो अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे वो आएंगे, मुझे नहीं पता कौन आएंगे। क्या आप अभिषेक और अरुण पिल्लई को जानती हैं, क्योंकि इनकी शायद ईडी को लेकर के आपसे सवाल करने वाली है, उनसे आमना सामना होगा। आपको ईडी का बहुत जानकारी है भाई, अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है क्या? ईडी जो भी पूछेंगे हम उनका जवाब दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कविता जी, आप महिला आरक्षण के बहाने तमाम पार्टियों को जुटा रही हैं। कांग्रेस कहती है कि BRS की टीम है, आपको टीम कहती है आपकी पार्टी को, और आप बीजेपी पर हमला करते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्या है सच्चाई? देखिए, एक तो बात यह है कि जब भी कोई आवाज़ उठाता है किसी सत्ता पक्ष के खिलाफ, तो पहले बाकी विपक्ष लोगों को लगता है कि आवाज़ उठाने का हक सिर्फ हमें है, बाकियों को करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी का ये आदत है, कोई भी आवाज़ उठाता है बीजेपी के खिलाफ तो भी बोलते हैं ये B टीम है, C टीम है। लेकिन आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ होगा, एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल एक पार्टी इस देश में बनेगी। BRS विल वर्क फॉर द नेशन एंड वी विल एमर्ज वेरी स्ट्रांग। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली रिसीविंग एंड ऑफ एजेंसीज, almost all the opposition parties. Now most like kiosks, like people say that the initiative taken by BRS, TMC and SP seems to be like a third front that will go against the interests of the opposition parties. Will your party take an initiative to bring all the opposition parties, especially in the wake of attack onslaught by the central agencies against like-minded opposition parties? Because even now you are saying that the Congress party is not coming along with the regional forces. So what do you think? Should all the opposition parties come together against the central agencies? Brother, we've been taking the initiative for a long time. It's not now. Honorable Chief Minister and our leader of Bharatiya Rashtra Samiti, KCR Garu, has taken the initiative, and we've held multiple meetings with stakeholders of various parties in this country, and we've declared it openly that we will work with all parties. Idea and ideology is simple. Bharatiya Janata Party in today's form and shape is hurting the country, not working for the development of the country. They're spoiling the ecosystem of this country and the secular fabric of this country. So certainly we will work to unseat them from power.
and we will work with every party which is like-minded. We will work with every party which is like-minded. The silence of your father and your brother. About what? See, why should my father and brother speak about such silly issues? Party also is targeted. Now, the entire party, in fact, my brother and Honorable Minister just held a press conference today. But that apart, entire party, 15-16 MLAs, leaders, small leaders, big leaders, everybody has been targeted. And that has been the attitude of the BJP party, unfortunately, in every state. So if we speak about it and make a big issue out of it, tomorrow my dear friends in the press, they'll write कि ये डर गए, ये बात कर रहे हैं सिर्फ ईडी के बारे में. But I really want to request through you to the people. See, today we put up a protest for Mahila bill. They'll call me to ED. So every paper is writing only about Kavita attending ED, but not Kavita doing dharna for a women bill. So tomorrow they'll increase the price of the cylinder, but then they'll call some other leader to ED. So cylinder hike price will not be there, issue will not be there. Some other leader going to the ED will be there. Some Adani issue comes, they'll call some other neta to ED. So the diversion tactics of Bharatiya Janata Party is what needs to be exposed today by all the political parties, and that is what today TRS is trying to do. See, I could have attended ED today and I could have cancelled the dharna tomorrow. Why am I not doing that? Because I want to prove a point that your diversion tactics will not work anymore. We will make sure that people will know about the issues, understand about the issues, and important issues of the country need to be highlighted. So we will work for that. That is our fight. Ma'am, they are continuously alleging about the South Cartel group. They are continuously alleging there's a South Cartel link. You know, there are 3 people and you are major part of it. The bribery which was given and the entire legal game. See, all I am trying to tell you is this. Bharatiya Janata Party and its leaders will set up a narrative. Then they'll look for characters. Okay? So that has been the agenda, that has been the strategy from day one. Not only me, every politician, every political party or every business house which does not subscribe to their ideology, that is what they have done. They'll come up with their own narrative. They'll try to fix me up in one or the other roles. And they are calling me various names. Let them call. Let the people decide. We will cooperate with them. And you are making a larger alliance between opposition parties. Where does the Congress party stand in that alliance? You think that if required, you will, speak with them or they'll approach you? What is the stand or what is the status of Congress party in your idea of opposition? I'm just adding to that कि कांग्रेस हमेशा कहती है कि हमारे बिना कोई भी Alternate possible नहीं है. हम ही एक ऑल्टरनेट कॉज है हमारे बिना कोई अलायंस पॉसिबल नहीं है क्या आप धारणा से सहमत हैं? देखिए, कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है वो तो कांग्रेस से ही पूछना पड़ेगा, वो मुझे नहीं मालूम. लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं, हम जहाँ से अलग देख रहे हैं, हम समझते हैं कि सारे ऑपोजिशन को एक साथ आना चाहिए. उसमें कोई दो राय नहीं है. अब कांग्रेस की जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है वो कांग्रेस डिसाइड कर ले. कांग्रेस को अगर आज भी लगता है कि उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है तो वो एक बार फैक्ट चेक कर ले. क्योंकि 4000 एमएलएस में से आज कांग्रेस के पास सिर्फ 600 एमएलएस है. व्हाट इज दैट नंबर? वेयर इज देयर नंबर? टुडे इन तमिलनाडु दे आर इन अ गठबंधन सरकार, बट दे हैव ओनली 17 एमएलएस. In Bihar they have in Gadbandhan Sarkar. How many MLAs do they have? In Bengal मुश्किल से अभी बाई इलेक्शन में एंट्री हुआ है, 1 MLA है कांग्रेस का. See, the point is for me to not gun down the opposition. Point is we should get united. But then who should make that effort? Why should the burden be only on the other parties? Why should the burden be only on BRS? Yes, BRS's stated stand is that we will work for it. We are working for it. That is why we recently held a rally in Khammam where many CMs came. We are going to hold another rally in April where again various other leaders will come. Our efforts are on. So our efforts are on, but what about Congress's sincerity, Congress's efforts, and when will they shed their arrogance and come to reality? They will have to decide. I can't comment. मैम कांग्रेस अगर अप्रोच करती है तो आप ओपन है उसके लिए. सरकार 33% आरक्षण देने के बजाय 33% सीटें बढ़ा सकती है क्योंकि लोकसभा बड़ी हो गई है. तो अगर इस तरह का प्रस्ताव आता है तो आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, मैं क्या बोलती हूँ, किसी भी तरीके से कुछ भी तरकीब किया जा सकता है. अगर महिला आरक्षण की बिल की बात हो, टेबल किया जाए, तो रातों रात हमारे यहाँ इतने सारे साइंटिस्ट हैं, इतने सारे सोशल साइंटिस्ट हैं हु कैन गिव अस मल्टीपल सॉल्यूशंस. लेकिन उस बहाने बिल को ना रोके, बस हमारा वही बात है. हमारे लीडर, बीआरएस के लीडर केसीआर साहब ने भी ये ऑल्टरनेटिव दिया है कि अगर आपको लगता है महिला आरक्षण 33% देने से किसी का नुकसान हो रहा है तो सीटें बढ़ा दिए जा सकते हैं. बाद में भी 1/3 रिजर्व कर सकते हैं सीट्स, उसमें कोई दो राय नहीं है.
there are multiple issues like quota within quota. Some parties have that objection. We do not have objection for that. In fact, we are saying OBC का जनगणना होना चाहिए, OBC का रिजर्वेशन हर एक उनको हक से मिलनी चाहिए. और इस देश का ऐसा हालत है सर कि कभी भी 150 ईयर्स में सेंसस नहीं रुका था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद आज तक नॉर्मल जनगणना भी नहीं हुआ, ओबीसी का छोड़िए. देयर इज नो सेंसस इन दिस कंट्री डन फ्रॉम लास्ट 10 years. And what development are we talking about? How are we going to talk about China? How are we going to compete with them? So to introduce women's bill, these issues or these concerns should not be the stumbling block. Let the bill come, let us all sit together and find a solution. That is our demand. कांग्रेस अगर अप्रोच करती है तो क्या प्रधानमंत्री के मुकाबले चेहरा होना चाहिए विपक्ष का, राहुल गांधी को क्या प्रधानमंत्री चुनाव 2024 में चेहरा होना चाहिए? Same question. मैम कांग्रेस अगर अप्रोच करती है जैसा आपने भी कहा तो क्या ओपन होगी बीआरएस या बीआरएस के लिए कांग्रेस अनटचेबल रहेगी? देखिए, कोई अनटचेबल नहीं होता है कभी भी पॉलिटिक्स में, बट उनका रवैया क्या है, उनका देश के प्रति सिंसियरिटी क्या है, इलेक्शन के प्रति क्या उनका राय है, कैसा उनका एजेंडा है पीपल के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है. हमारे लिए पीपल्स एजेंडा इज प्राइमरी. हुएवर बिकम्स द प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट इज इरेलेवेंट. पीपल्स एजेंडा इज सिंपल. Telangana today we give 24 hours free power. We want the entire country to have that. Today we give 24 hours free water in Telangana both to the farmers and to households. We want the country to have that. We give 10,000 rupees per farmer. We want the country to have that. That is our simple agenda. That there is no politics in this. We will work with like-minded people. नेता अपने आप उभर के आ जाएंगे भाई, नेता के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है. मोहित मुख तहजीब टीवी से मेरा एक सवाल आपसे है. आपने ओबीसी की बात कर ली, आपने महिला रिजर्वेशन की बात कर ली, इन सबों के बीच में एक चीज़ छूट जाती है जो आज माइनॉरिटीज़ हैं. आपका क्या राय है, आप क्या मान रही हैं कि मोदी रेजीम में आज माइनॉरिटीज़ की स्थिति क्या है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मोदी रेजीम और माइनॉरिटीज़ तो पूछने की कोई शक नहीं है. वो तो मानते ही नहीं है कि माइनॉरिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं इस देश में. तो उनका रवैया पहले से वैसा है, स्टेटेड उनका स्टेटमेंट है. What we have done in Telangana, I can tell you because proof of concept है, तो मैं हक से बोल सकती हूँ. तेलंगाना में हमने माइनॉरिटीज़ के लिए हर एक इश्यू में, particularly in terms of education, we have taken care. We built separate hostels and various developmental aspects in keeping minorities in our favor. Both Christians, Muslims, Sikhs, Buddhists, everybody, all the minorities are treated equally. In fact, Ramzan is officially celebrated by the government. Christmas is officially celebrated by government. Likewise, Batukama, our festival, is celebrated, Hindu festival, by us. Bonalu is celebrated by government. So, सबका साथ सबका विकास का मतलब होता है कि असल में करके दिखाना. कर रहे हैं, हम वही चाहते हैं कि कल को देश भर में वो हो. That is our objective. Thank you. Why do you want separate facility for women when it comes to questioning? We see even leaders like Sonia Gandhi going to the agencies, and you want equality also. Definitely. See, today women and men are not on equal status. So logic ki why do you need reservation? Why do you want separate facility? Are you? I am asking about questioning by agencies. Why does Delhi police want to change location? क्यों? हमने था ना भाई परमिशन. नहीं, जाके पूछ लो. तो You said you want a separate facility when it comes to no, I definitely want a separate facility. As a woman, if I have a rule position in the law, I want to exploit.
స్టోరేజ్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనము దాటుకొని ఇవాళ అది సాధించడానికి కోసమని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రయత్నంలో తోడుగా నిలిచినటువంటి అనేక మంది మహిళా సంఘాలకు, అదేవిధంగా ఈ బిల్లు కోసం ముందు పనిచేసినటువంటి మహిళలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. చాలా పార్టీలు ఇప్పటికే వస్తామని చెప్పి 18 పార్టీల పై చిలిపి చెప్పడం జరిగింది. వారికి వారి నాయకులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. భారత్ జాగృతి తరఫున జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమం విజయవంతం అవుతుందని, అవ్వాలని, ఇది మొదలు మాత్రమే, ఆరంభం మాత్రమే. దీని తర్వాత మహిళా బిల్లు పైన అనేక కార్యక్రమాలు కూడా చేపడతామని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరి పైన అనేక కార్యక్రమాలు కూడా చేపడతామని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై భారత్. We are not doing it. No, we are not.